हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेटेड डेटा। मैं दीपक आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज कॉस्ट शीट। ये आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है ना। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको थर्ड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें दिखने को मिलेगी। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो आपको सेकेंड ईयर में ये चैप्टर मिलता है आपको कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है? देखो, बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कि जब कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो बनाने में क्या क्या खर्च हो रहा है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं मैं एक मार्कर है, मैं अगर इस मार्कर को बना रहा हूं तो इस मार्कर में मेरा मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और अदर एक्सपेंसेस लगते हैं, है ना। अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लाइटिंग हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सभी खर्च हमारा कॉस्ट कहा जाता है। तो ये सभी कॉस्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये एक प्रोडक्ट का यानी मार्कर का हमारा कॉस्ट कहा जाएगा। क्लियर है बातें यहाँ तक? लेकिन यहाँ कॉस्ट शीट में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसमें कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है या फिर और भी डिपार्टमेंट है, ऑफिस डिपार्टमेंट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस है, इन सब में कितना कितना कॉस्ट हो रहा है ये कंपोनेंट वाइज हमें दिखाना पड़ता है। क्लियर है बातें? जैसे कि मान लेते हैं ये ओवरऑल कस्टमर को 25 रुपए का मार्कअप मिलता है। क्लियर है? तो हमें इसमें यह दिखाना है कि बनाने में कितना लगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितना लगा, ऑफिस डिपार्टमेंट में इसकी कॉस्ट कितनी आई, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आई। ये सारा हमें कंपोनेंट वाइज दिखाना होता है, और ये जो हम कंपोनेंट वाइज दिखाते हैं एक स्टेटमेंट में, इसे कहते हैं कॉस्ट शीट। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, देखते हैं। इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड। और कैसे? कंपोनेंट वाइज हम किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे कंपोनेंट वाइज दिखाना, शो करना स्टेटमेंट में हमारा कॉस्ट शीट कहा जाता है। क्लियर है बात यहां तक? ओके, अब हम बात करते हैं कॉस्ट एक्चुअली होता क्या है ना। पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और फिर हम इस पे बात करते हैं कि कॉस्ट हमारा क्या होता है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट में 3 तरीके के कॉस्ट लगते हैं। दुनिया में जितने भी कॉस्ट होते हैं वो 3 तरीके का कॉस्ट होता है। कॉस्ट में एक मटेरियल होता है, यानी कोई सामान लग रहा होता है। दूसरा लेबर का कॉस्ट होता है, जो सामान बना रहा होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स का। और एक अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है? मटेरियल और लेबर के कॉस्ट के बाद जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। क्लियर है बातें यहां तक? समझ पा रहा है? अब क्या होता है कि इन सभी डिपार्टमेंट के कॉस्ट, यानी मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस का कॉस्ट में 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। मैं एक अलग वीडियोस बना दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम इस पे एक वीडियोस बना दूंगा। फॉर द टाइमिंग आप ये समझिए, मटेरियल में भी मटेरियल कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। मैं यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप सिंपल सा ये समझना है आपको कि जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे कि मान लेते हैं इस मार्कर को हमें बनाना है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए ये जो प्लास्टिक है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये प्लास्टिक ना होता तो हम क्या करते हैं? मार्कर नहीं बना पाते हैं। तो जिस प्रोडक्ट से, जिस कॉस्ट से हमारा प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, वो हमारा डायरेक्ट है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर बात है? डायरेक्ट मटेरियल समझ में आया कहानी? जैसे कि और भी होते हैं, चाय पत्ती होते हैं, चीनी होते हैं, झाड़ू होते हैं, बहुत सारे है ना। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे रॉ मटेरियल या फिर बहुत सारे मटेरियल आता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान आता है। तो सामान बहुत सारे हो सकते हैं, मटेरियल बहुत सारे हो सकते हैं। आपको यह पहचानना है कि क्या उस मटेरियल के कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान नहीं है, खत्म हो गया, तो क्या प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बंद होगा। तो वैसे सारे सामान जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं हो सकता, सामान बनना बंद नहीं हो सकता, वो सारा सामान हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। और वैसे सामान जो डायरेक्टली रूप से पार्टिसिपेट करते हैं मार्कर बनाने में, जैसे मार्कर हो गया, है ना, इसके ये कैप हो गए, ये प्लास्टिक हो गए, इसमें जो रिफिल डाला हुआ है वो हो गया, तो ये सारा का सारा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल समझ में आया? उसी तरीके से लेबर हमारे बहुत तरीके के होते हैं। एक मैनेजमेंट लेबर होते हैं, एक वो लेबर होते हैं जो इस मार्कर को बनाने में फैक्ट्री में दिन रात लगे हुए हैं, है ना। दूसरा लेबर होते हैं जो इस पे सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तीसरा लेबर एक गार्ड भैया होते हैं, है ना, एक रिसेप्शन पे बैठी मैम होती हैं। तो बहुत सारे लेबर होते हैं। तो वैसे लेबर जो हमारा प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है वो लेबर हमारा डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। क्लियर है बातें? और वैसे लेबर जो हमारा प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं
काम करते हैं बट उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। क्लियर बात है? उसी तरीके से सेम टू सेम अदर एक्सपेंसेज की कहानी होती है कि वैसे कुछ एक्सपेंसेज जो हमारा प्रोडक्शन करने के दौरान खर्च होता है, जैसे फैक्ट्री का लाइटिंग है ना, फैक्ट्री के अंदर की, तो ऐसे कुछ चीजें जो इन दोनों के अलावा डायरेक्टली आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लग रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। क्लियर बात है यहां तक? अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक अलग से डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे एक डिटेल वीडियोज बना के आपको दे दूंगा। अब यहां पे ये समझते हैं कि हमने 3 जो मेजर कॉस्ट थे, मटेरियल, लेबर और अदर का, उसका सभी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निकाल लिया। अब देखिए सर क्या होता, सभी का डायरेक्ट अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। ये याद रखना है आपको, ये क्या होता है, आपको प्राइम कॉस्ट मिलता है, जिसे आप प्राइमरी कॉस्ट कहते हैं, प्राइमरी कॉस्ट कहते हैं, या फिर कुछ कुछ बुक में ये मैंने देखा है ये लिखा होता है फर्स्ट कॉस्ट। यानी आपको अब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और प्लस डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है बातें? यानी इन सबको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल को, इनडायरेक्ट लेबर को और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को, इन तीनों को मैं मिला दूं, इन तीनों को मैं मिला दूं तो इससे आपको एक कॉस्ट पता चलता है, दैट इज ओवरहेड। क्या पता चलता है? ओवरहेड, जो पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम OH के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है? क्या हुआ, हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को मिला के हमने प्राइम कॉस्ट बनाया, और इनडायरेक्ट सभी के इनडायरेक्ट को मिला के हम ओवरहेड बना रहे हैं। अब आपके पास 2 कॉस्ट आए, एक प्राइम कॉस्ट और दूसरा ओवरहेड। क्लियर बात है? यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां ओवरहेड को ही आप सेकेंडरी कॉस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी कॉस्ट कह सकते हैं। क्लियर बात है? ये यहां तक समझ में आ रहा है आपको कॉस्ट शीट का? अब मैं आपको एक फैक्ट्री का विजुअलाइजेशन करवाऊंगा कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट कैसे कैसे बन के एक वेयर हाउस के पास और एक कंज्यूमर के पास पहुंचता है, वो मैं अभी आपको विजुअलाइज करवाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, जिससे मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉस्ट शीट बनता कैसे है। तो बने रहिए, अभी आपको 1 मिनट में क्लियर होगा यहाँ पे। तो अभी मैं एक फैक्ट्री का विजुअलाइजेशन करवा रहा हूं, जिसमें ये बताऊंगा कि किस किस स्टेप पे कितना कितना कॉस्ट इनकर्ड होता है। अगर आपको ये विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाता है तो आपका कॉस्ट शीट में ना तो एक फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको ये ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, ना फॉर्मेट याद करने की पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर इतना बड़ा फॉर्मेट होता है, कैसे याद करें, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, कैसे याद करें। मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, मेरा जो ये विजुअलाइजेशन है अगर आपने अच्छे से देख लिया, मतलब कि आप एक फैक्ट्री को समझ लिए कि एक प्रोडक्ट कैसे बनता है और कस्टमर के पास कैसे आता है, अगर ये प्रोसेस पूरा आपने समझ लिया तो आपका कॉस्ट शीट यूं खत्म हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, मैं एक फैक्ट्री में गया, क्लियर है, मान लेते हैं ये बिस्किट फैक्ट्री है। कौन सा फैक्ट्री है? बिस्किट, मान के चलना है एकदम ऐसे, बिस्किट फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मैदा या आटा, ऐसा ही कुछ चाहिए, शुगर, चीनी, ऐसा कुछ चाहिए, कुछ फ्लेवर चाहिए। यानी आपको डायरेक्ट मटेरियल चाहिए जिससे प्रोडक्ट बनने को रेडी हो जाए, है ना, जिससे आप बिस्किट बनाने को रेडी हो जाए। तो वो मटेरियल जिससे बिस्किट बनने लगे, ऐसे मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे, राइट? ओके। अब वैसे लेबर को ढूंढना है जिससे बिस्किट बनाना आता है ना, तो वैसे लेबर को हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर, जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट डायरेक्टली करता है। ओके, तो हमने डायरेक्ट लेबर को भी ढूंढ लिया। और कुछ ऐसे चीजें जो मटेरियल और लेबर के अलावा भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम आते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो जब फैक्ट्री स्टार्ट हुआ, यानी बिस्किट बनना स्टार्ट हुआ, वहीं पे आपको क्या मिल गया? प्राइम कॉस्ट मिल गया, राइट ना। अभी हमने ये देखा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को हम मिला देंगे तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब फैक्ट्री जैसा ही स्टार्ट होता है आपका प्राइम कॉस्ट रेडी। क्लियर है बात है? अब फैक्ट्री में काम शुरू हो गया। अब ध्यान समझिए, फैक्ट्री के कुछ अपने एक्सपेंसेज होते हैं, जो बिल्डिंग है उसके रेंट होते होंगे, उसकी लाइटिंग होती होंगी, उसके इंश्योरेंस होते होंगे, जिसका इनडायरेक्ट रूप से प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता ही है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लेते हैं एक कोचिंग में एक टीचर पढ़ा रहा है, तो उस टीचर की फीस होती है। क्लियर बात है? टीचर की फीस होने के बाद जो लाइटिंग है या रेंट है, वो सब भी चार्ज किस पे करते हैं हम? फीस पे ही कॉस्ट बढ़ जाती है। उसी तरीके से जो फैक्ट्री है, यहाँ पे कोई गार्ड भैया होते होंगे, है ना, उनकी सैलरी है, यहाँ पे स्वीपर होते होंगे, उनकी सैलरी है, तो ये सब इनडायरेक्ट खर्चे हैं।
समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? इनडायरेक्ट खर्चे। ऐसे सभी इनडायरेक्ट खर्चे को अगर हम मिला दें तो इसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड मिला देंगे, यानी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे को सब ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। और इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम? वर्क कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है? यहां पे क्लियर है बातें यहां तक? अच्छा, अब फैक्ट्री से सामान बन के निकल चुका है। क्या हो गया? फैक्ट्री से सामान बन के निकल चुका है। मान लेते हैं यहां प्राइम कॉस्ट हमारा 1000 आ रहा था। क्लियर है बातें यहां तक? ओके, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट 500 आ रहा है, तो टोटल हमारा वर्क कॉस्ट कितना आ गया? 1500। क्लियर है यहां तक? अब ऑफिस में कौन बैठते हैं? मैनेजर बैठते हैं, है ना, डायरेक्टर बैठते हैं। क्लियर बातें? तो उनका ऑफिस का अपना खर्चा होता है, तो वो भी खर्चा किस पे जोड़ देंगे? प्रोडक्ट के कॉस्ट पे जोड़ देंगे। मान लेते हैं इनका खर्चा अपना 700 रुपए आ रहा है, तो टोटल हमारा ये 1500 और 700 इनका खर्चा, टोटल खर्चा कितना हो गया? दैट इज 2200। और अब प्रोडक्ट कहां चला गया? स्टोर में चला गया। तो जब स्टोर में जाता है उस समय जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बातें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्ट फाइनली बन के स्टोर में जा चुका है। क्लियर है बातें यहां तक? समझ में आ रहा है? अच्छा, स्टोर में क्या लगता है? खाली बिल्डिंग होती होगी? नहीं सर, स्टोर में सामान आता है और सामान फिर जाता है, तो कुछ यहां पे ओपनिंग स्टॉक रहता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है वह सामान जो बन के रेडी तो था बट बिक नहीं पाया, बट अगले साल हमें वो दिखने को मिल रहा है। तो यहां पे जो स्टोर है, मान लेते हैं यहां पे हमने 1000 यूनिट्स बनाया था। कितना बनाया था? 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा था, जिसकी कॉस्ट हमारा 2200 की थी, और यहां पे पहले से ही 100 यूनिट था, तो टोटल हमारा हो गया 1100 यूनिट। क्लियर बातें? और इसकी कॉस्ट जो है मैं मान लेता हूं 200, तो टोटल हो गए हमारे 2400 रुपए। क्लियर है बातें यहां तक? समझ में आ रहा है? स्टोर में जाके ये सारा सामान ऐड हो गया, टोटल यूनिट्स हमारा 1100 यूनिट हो गए, और टोटल हमारा कॉस्ट 2400 का हो गया। क्लियर है बातें? अब यहां से बिकता है सर। बिकता है क्या मतलब है? हम अपने शोरूम में भेजते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। कहते हैं ना वो डेल का शोरूम है, वो लेनोवो का शोरूम है, इसका मतलब क्या? वहां डेल के प्रोडक्ट बिकते हैं, बन के आते हैं, वहां बिकते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो हमारा स्टोर से अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को हम सेल करते हैं। क्लियर है? जितना हमने भेज दिया वो होता है सोल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्ड। जैसे कि मान लेते हैं हम 1100 में 900 सोल्ड कर दिए, 1100 यूनिट्स में 900 यूनिट्स को क्या कर दिए? सोल्ड। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं, आप कैलकुलेट मत कर लेना, मैं एज्यूम कर रहा हूं 900 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही है यहां पे 1700। क्या आ रही है? 1700। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है? हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए, बट मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं कि 900 यूनिट्स की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है हमारा 1700 रुपए। क्लियर है? अब मैंने 900 यूनिट्स किसको दिया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को। इसे कितने में पड़ी? 1700 में। तो इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सोल्ड हो चुका है, यानी 900 सोल्ड हो चुका है, उसकी कॉस्ट 1700 रुपए है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स सोल्ड हो गया है उसकी कॉस्ट 1700 है। ये बात समझ में आया? अच्छा, वो किसको मिलता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। अच्छा, इतने बड़े शोरूम होते हैं, लाइटिंग होती है, स्टाफ होता है, उसके भी अपने खर्चे होते हैं, तो वो भी खर्चा किस पे जोड़ देगा? इसी 1700 पे। मान लेते हैं इसके अपने खर्चे हैं 500 रुपए, तो इसमें जोड़ देगा। तो अब ये बेचने को रेडी है, कॉस्ट ऑफ सेल दैट इज 2200 का। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिला, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने भी खर्चे जोड़ दिए, जिसको कहते हैं ना एक्स शोरूम प्राइस। शोरूम प्राइस तो ये एक शोरूम ही तो है ना? शोरूम ने अपना प्राइस जोड़ दिया, यहां 500 की जगह राउंड फिगर कर देते हैं 300, तो आपका पूरे प्रोडक्ट का दाम कितना हो गया? 2000 रुपए। अब कस्टमर को जब भी बोलेंगे 2000 थोड़ी बोलेंगे, 2000 में अब ये लोग जो है ऊपर से जो प्रॉफिट का एलिमेंट आ रहा है वो भी ऐड होगा, प्रॉफिट भी ऐड होगा। मान लेते प्रॉफिट यहां पे 500 रुपए है। कितने हैं? 500। तो कस्टमर को कितना देना पड़ जाता है? 2500 रुपए देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं? 2500, जिसे हम सेल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को कितने में खरीदा? 2500 में। कॉस्ट ऑफ सेल कितना था? 2000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 500। बात समझ आया? तो इस तरीके से पूरा चैन चलता है एक प्रोडक्ट को बनने से लेके एक कंज्यूमर तक मिलने तक। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सर? ओके। अब मैं इसी चैन के थ्रू आपको एक फॉर्मूला बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूं। प्राइम कॉस्ट, मैंने क्या बोला? प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल का लेबर के साथ ऐड कर दीजिए और अदर एक्सपेंसेस सभी को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। देखिए, तो यही लिखा है मैंने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने ये बोला था
कि अगर प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। देखिए तो फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है बातें, आपको मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ये क्या है सिस्टम, समझ में नहीं आया। तो मैं इसको एक मिनट में क्लियर करता हूं, आगे बढ़ता हूं। मान लेते हैं ये आपने क्लियर कर लिया। अब मैंने यहां पे ऐड करवाया फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को प्लस करना है, तो आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसी को हम एडमिन डिपार्टमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहते हैं। क्लियर है बातें यहां तक। तो उसे हम ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमें कहां जाना होता है, स्टोर में। जब मैं स्टोर में पहुंचा तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो हमारा वो मिलता है जो सोल्ड हो चुका है, यानी ये पार्ट मिलता है हमें। क्लियर है बातें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बात समझ में आ रहा है। तो सारा फॉर्मूला डिस्कस हो गया अकॉर्डिंग टू दिस ये एग्जांपल। क्लियर है। अच्छा आपको ये भी फॉर्मूला बता देते हैं, एक छठा फॉर्मूला है, लिख लीजिए आप कि प्रॉफिट इक्वल टू ये हो जाता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर है बात है सर, समझ में आ रहा है। क्लियर है यहां तक, फॉर्मूला वाइज कॉन्सेप्ट वाइज कॉस्ट शीट पूरा डिपार्टमेंट समझ पा रहे हैं आप। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है। देखिए जब स्टोर से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को हम भेजते हैं तब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, और जब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाले अपना कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल मिलता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, समझने का है, समझ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आता हूँ, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्या होता है। देखिए जब फैक्ट्री चल रहा होता है और शाम का टाइम होता है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अनफिनिश्ड होते हैं, है ना। जैसे कि हमें बिस्किट बना रहे थे अभी अभी एग्जांपल में, तो हमने क्या होता है कि आटा हमने गूंथ तो दिया तो ना तो वो बिस्किट बन के रेडी हुआ और ना तो वो आटा ही रहा, हमें गूंथा ही रह गया और टाइम हो गया शाम बज गए 8 बज गए, हमारा ऑफ ड्यूटी का टाइम हो गया। तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं और कल सुबह जब भी आते हैं हम सबसे पहले उस पर काम करते हैं। क्लियर बात है। तो जो हमने छोड़ दिया यानी उसे कहते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, उस पर अभी काम होना है। तो जब हम दोबारा जो लेबर है अगले मॉर्निंग जब आएगा तो उससे अगर वो गुथा हुआ आटा मिलेगा तो उसे कहते हैं हम ओपनिंग WIP, यानी सबसे पहले काम इसी पे होता है। तो जब सबसे पहले काम इसी पे होगा तो इसको हम ऐड करेंगे, और जब उस दिन कुछ और बचा रह गया तो उसे कहते हैं क्लोजिंग WIP, यानी आज के दिन भी कुछ छूट गया तो इसको हम माइनस कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। अगर आपको और भी डिटेल में करना है तो ये चैप्टर करेंगे, उसमें और डिटेल में हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो ये ओपनिंग WIP को हम ऐड करते हैं, यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP को। आई होप आपको कॉस्ट शीट का कंपोनेंट वाइज और फॉर्मूला वाइज आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फॉर्मेट समझाऊंगा, बस इसी फॉर्मूले को मैं फॉर्मेट पे सजा दूंगा, आपसे मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना, A to Z हो जाएगा। A to Z आपको जो भी हमने यहाँ पे समझाया है इसी को मैं अगर सीधा कर दूं तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेट के साथ मिलता हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले वीडियोज आपको जरूर मिलता रहे, और यार आप ही का तो सपोर्ट होता है। थैंक यू सो मच गाइस।